5 सितंबर 1967 भारतीय सेना नाथुला पास पर फेंसिंग कर रही थी। चीन की पीएलए का सुपरवाइजिंग ऑफिसर वहां आता है और भारत के कमांडिंग ऑफिसर से उलझ पड़ता है। 2 दिन तक फेंसिंग का काम बंद रहता है। इसके बाद 7 सितंबर को चीन के 100 सैनिक बॉर्डर पर फिर से आते हैं और भारतीय सैनिकों पर पथराव शुरू करते हैं। ये वो वक्त था जब बॉर्डर पर फेंसिंग का काम फिर से शुरू किया गया। 7 सितंबर को चीनी सैनिकों ने हिंसा की जो शुरुआत की, 11 सितंबर को उसने भयानक रूप ले लिया। 1962 में मात खाए भारत ने 5 साल बाद ही चीन को ऐसा सबक सिखाया जिसकी उम्मीद देश को बिल्कुल नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम झरोखा। भारत चीन सीमा पर स्थित नाथुला दर्रा, जिसकी ऊंचाई 14,140 फीट है। यह दर्रा सिक्किम राज्य में है। यह गंगटोक से 54 किलोमीटर पूर्व में जवाहरलाल नेहरू रोड के पास है। इस दर्रे के उत्तर और दक्षिणी हिस्से पर भारतीय सेना तैनात है, जबकि चीन इसके पूर्वी छोर पर है। दोनों सेनाओं के लिए यहाँ हालात आमने सामने की लड़ाई जैसे हैं। नाथुला के दक्षिण पूर्व में एक और पास है जिसका नाम है जेलेपला। इसकी ऊंचाई 13,999 फीट है। यहाँ से एक पानी की धारा भी बहती है जो पूर्वी सिक्किम में भारत और चीन को अलग करती है। यह एक प्राकृतिक सीमा रेखा है। 1965 में नाथुला दर्रे पर 17 माउंटेन डिवीज़न और जेलेपला पर 27 माउंटेन डिवीज़न तैनात थी। दोनों ही डिवीज़न 33 कॉर्प्स के तहत थी, जिसका बेस सिलीगुड़ी में था। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी हुई थी और चीन ने इसका फ़ायदा उठाने की सोची। चीन ने भारत को नाथुला और जेलेपला खाली करने का अल्टीमेटम दे डाला। 1965 में 33 कॉर्प्स के ऑपरेशनल प्लान के मुताबिक इन दोनों जगहों को सेना ऑब्जर्वेशनल पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। मेन डिफेंस पोस्ट इन पासेस से कुछ किलोमीटर पश्चिम में थे। अगस्त 1965 में लेफ्टिनेंट जनरल जी बेऊर 33 कॉर्प्स के कमांडर थे और नाथुला जेलेपला की हिफाजत का जिम्मा उन्हीं पर था। मेजर जनरल सगत सिंह ने अगस्त 1965 में ही कॉर्प्स को ज्वाइन किया था। उन्हें कॉर्प कमांडर द्वारा सिलीगुड़ी में पहली ब्रीफ यही दी गई कि अगर चीन का खतरा बढ़ जाए तो 17 माउंटेन डिवीज़न नाथुला को खाली कर देगी और मेजर जनरल हरचरण सिंह के नेतृत्व वाली 27वीं माउंटेन डिवीज़न जेलेपला से पीछे हट जाएगी। डिफेंसिव बैटल इन पासेस के पश्चिम में 6 से 9 किलोमीटर के दायरे में लड़ी जाएंगी। यहाँ एक बात और जोड़ दें कि सगत सिंह वही दिलेर अफसर थे जो 1961 में पुर्तगाल के कब्जे से गोवा को आज़ाद करा चुके थे और आगे चलकर 1971 में ढाका पर भी उन्होंने ही चढ़ाई कर दी थी। जिस नाथुला दर्रे की कमान उन्हें मिली थी वह एक प्राकृतिक वाटरशेड के किनारे पर है। यह इलाका भारतीय सेना को चीनी सेना के ऊपर प्राकृतिक तौर पर बढ़त देता है। मेजर जनरल सगत सिंह तब इन हालातों में नए थे, इसलिए उन्होंने इस प्लान पर तब कोई भी विरोध दर्ज नहीं कराया। हालांकि जब सगत सिंह ने एक बार कार्यभार संभाल लिया, वह अपने डिविजनल सेक्टर में गए, अपने ब्रिगेडियर और कंपनी कमांडर से मिले, सैनिकों के मनोबल को जांचा और परखा। चीनी सेना के दबाव के बीच सगत सिंह ने दर्रे को खाली करने से इनकार कर दिया। उन्होंने माना कि वाटरशेड के इस ओर वाला पूरा हिस्सा भारत का है, जबकि चीन का क्षेत्र पानी की धारा के दूसरी ओर है। इस बीच 27 माउंटेन डिवीज़न ने जेलेपला को खाली कर दिया था। चीनियों ने इस दर्रे पर कब्जा कर लिया। आज भी यह इलाका चीन के कब्जे में है। ये सब 1965 में हुआ। इसके बाद सितंबर 1965 से लेकर सितंबर 1967 तक हालात इसी तरह के बने रहे। सितंबर 1967 में नाथुला पर चीनी सेना ने एक बार फिर हलचल तेज कर दी थी। भारत की 2 ग्रेनेडियर्स को नाथुला पर तैनात कर दिया गया। ये चीनियों से संख्या में दोगुने थे। तब नाथुला दर्रे पर गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच अक्सर ही धक्का मुक्की होती रहती थी। धक्का मुक्की की एक घटना का गंभीर संज्ञान लेते हुए सरकार ने नाथुला और सेबुला के बीच तार बिछाने का काम शुरू किया। अगस्त 1967 में भारतीय सेना ने नाथुला पर वाटरशेड के साथ साथ फेंसिंग शुरू कर दी। चीनियों को ये रास नहीं आया और उन्होंने झड़पें शुरू कर दी। 5 और 7 सितंबर को हुई धक्का मुक्की की घटनाओं के बाद चीन ने 10 सितंबर को दूतावास के जरिए एक धमकी भी जारी की। भारतीय कोर कमांडर ने 11 सितंबर को बाढ़ को पूरा करने का आदेश दिया।
उसी दिन सुपरवाइजिंग ऑफिसर के नेतृत्व में चीनी काम शुरू होते ही विरोध में खड़े हो गए। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह उनके साथ बातचीत करने के लिए बाहर गए, लेकिन चीनियों ने उन पर तुरंत गोली चला दी, जिससे वह घायल हो गए। सुबह 7:30 बजे भारतीयों ने एक सीटी की आवाज़ सुनी और फिर उन पर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मिनटों में ही भारत के कई सैनिक मारे जा चुके थे, सीओ भी घायल थे। दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। रात भर और अगले दिन भी फायरिंग चलती रही। चीनियों ने आर्टिलरी और मोर्टार फायरिंग शुरू कर दी थी। भारतीय सेना मजबूरियों से घिरी हुई थी। वह चाह कर भी तोपखाने को मोर्चे पर नहीं ला सकती थी। इस नाजुक मोड़ पर सगत सिंह ने ऐसा फैसला लिया जिसकी चीनियों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तोपखाने के इस्तेमाल का फैसला किया। तोपखाने को ऐसी जगह पर तैनात किया गया जहां से चीनियों पर सीधा हमला किया जा सकता था। 13 और 14 सितंबर को हुए इस हमले में चीन के 340 सैनिक मारे गए और 350 सैनिक घायल हुए। चीन का डिफेंस पूरी तरह धराशायी हो चुका था। 16 सितंबर 1967 से सीज फायर लागू कर दिया गया। हालांकि चीनी इस हार को पचा नहीं पाए। घटना के 15 दिन बाद 1 अक्टूबर 1967 को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने चाओला इलाके में भारत के क्षेत्र में धोखे से आक्रमण किया। इसका जवाब गोरखा राइफल्स और जम्मू कश्मीर राइफल्स ने दिया। चीन ने संघर्ष विराम तोड़कर हमला इसलिए किया था क्योंकि सर्दियां शुरू होते ही भारतीय सेना करीब 13,000 ऊंचे चोला दर्रे पर अपनी चौकियों को खाली कर देती है। चीन ने हमला तो ये सोचकर किया था कि भारत की चौकियां खाली होंगी, लेकिन खुफिया सूचना भारतीय सेना को मिल चुकी थी। इस लड़ाई की वजह से नाथुला और चोला दर्रे की सीमा पर बाड़ लगाने का काम भी पूरा हो गया और चीन इस इलाके में फिर कभी घुसपैठ नहीं कर पाया। युद्ध में घायल कर्नल राय सिंह को महावीर चक्र, वीर गति पाने वाले कैप्टन डागर को वीर चक्र और मेजर हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। चलते चलते आज की दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 1826 बांग्ला लेखक राजनारायण बोस का जन्म हुआ। 1923 वियना में इंटरपोल की स्थापना हुई। 1948 मलयालम फिल्मों के अभिनेता ममूटी का जन्म हुआ। 1963 अशोक चक्र विजेता नीरजा भनोट का जन्म हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।